अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जैसे ही कैप्टन हरिनाथ ने जीप को छोटी सड़क पर बाएं जाने मोड़ा, एक खामोश बिजली सी चमकी और कैप्टन हरिनाथ की गर्दन मेरे फौलादी बाजू के शिकंजे में थी। गर्दन को शिकंजे में लेने और ज़बरदस्त झटके से गर्दन के मनके को तोड़ देने का अमल एक ही था। मुझे गर्दन की हड्डी के टूटने की बड़ी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। जीप बेकाबू होकर झाड़ियों में घुस गई। मैंने पलटकर पीछे देखा। इस दौरान करीम भाई भी अपना काम कर चुका था। कैप्टन हरिनाथ का बेजान और सर ड्राइविंग हील पर टिका था। उसके उर्दली का सर करीम भाई की गोद में झुका हुआ था। मेरा ख्याल था शायद उसे कमांडो चाकू इस्तेमाल करना पड़े, मगर उसने भी एक तजर्बाकार तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह उर्दली की गर्दन तोड़कर उसे बेआवाज मौत मार दिया था। हम छलांगे लगाकर जीप से बाहर निकले। मैंने करीम भाई से कहा, लाशों को झाड़ियों में ले चलो। हम कैप्टन हरिनाथ और उसके उर्दली की लाशों को घसीट कर झाड़ियों में ले गया। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने मिलिट्री पुलिस वाली वर्दी उतार डाली। इस दौरान करीम भाई ने कैप्टन हरिनाथ की वर्दी उतार दी थी। मैंने जल्दी जल्दी कैप्टन की वर्दी पहन लिया। उसकी फौजी पतलून मुझे ज़रा छोटी थी। इसका हल मैंने ये निकाला कि अपने मिलिट्री पुलिस वाले फौजी बूट न उतारे। इस तरह फौजी बूटों का ऊपर वाला हिस्सा मेरे टखनों के ऊपर पतलून के छोटे पंचों तक चला गया। दरख्तों में शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैंने कैप्टन की बुश शर्ट की तलाशी लिया। एक बटवा निकला। उसमें उसकी पासबुक और आईडी कार्ड था। आईडी कार्ड पर उसकी तस्वीर नहीं लगी हुई थी। कुछ इंडियन करेंसी थी। हिंदी में लिखा लिफाफे समेत एक खत था जिसको पढ़ने की मुझे फुर्सत नहीं थी। जब मैं पूरा कैप्टन हरिनाथ बन गया तो मैंने अपनी पहली वर्दी की जेब में से च्युइंगम धमाका खेज बमों की डब्बी निकाल कर पतलून की पिछली जेब में संभाल कर रखी और करीम भाई से कहा, इन लाशों और जीप का इस जगह रहना ठीक नहीं। सुबह लोग इन्हें देख सकते हैं। करीम भाई ने एक तरफ अंधेरे में देखते हुए कहा, इन्हें लेकर उधर चलते हैं, वहाँ एक जगह है। हमने दोनों लाशों को जीप की पिछली सीट पर डाला और जीप स्टार्ट करके उस तरफ झाड़ियों में चले जिधर करीम भाई ने चलने के लिए कहा था। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियाँ ख़त्म हो गईं और शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में एक तालाब सा आ गया जिसकी सतह पर चौड़े चौड़े पत्तों वाली बेलें फैली हुई थीं। करीम भाई ने वहीं जीप रुकवाई और कहा, यह दलदली तालाब है, इसमें फेंकी हुई लाशों की हड्डियां भी क़यामत तक बाहर ना आ सकेंगी। हमने कैप्टन हरिनाथ और उसके उर्दली की लाशों को दलदली तालाब में फेंक दिया और वहां खड़े उन्हें देखने लगे। लाशें आहिस्ता आहिस्ता बेलों के पत्तों में उतरने लगीं और दोनों लाशों को तालाब की दलदल ने निगल लिया। हम जीप में बैठ गए। मैं खुद जीप ड्राइव कर रहा था। करीम भाई मिलिट्री पुलिस के संतरे की वर्दी में पिछली सीट पर बैठा था। जीप बड़ी सड़क पर आकर दवारका की शहर की तरफ रवाना हुई तो मैंने करीम भाई से कहा, तुम अब वापस अपने हाइड आउट में जाकर ये वर्दी बदल कर दोबारा साथों वाला भेष इख्तियार करोगे। आगे जो भी करना है मुझे खुद ही करना होगा। तुम मुझसे रब्ता कायम नहीं करोगे। मुझे कुछ नहीं पता किले के अंदर जाने के बाद किस किस्म के हालात पैदा होते हैं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने जिस हिंदू कैप्टन हरिनाथ को कत्ल करने के बाद उसकी वर्दी पहनी हुई है, इसके आगे पीछे के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ हूँ। जामनगर हेडक्वार्टर से दवारका की फोर्ट में जहाज से लए हुए फौजी साजो सामान और गोला बारूद की चेकिंग करने आया हूँ। इससे पहले मेरा ताल्लुक राजपूत राइफल्स की सिग्नल कोर से था। मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, मेरे माँ बाप बहन भाई कौन है, मैं किस शहर का रहने वाला हूँ, इन बातों का मुझे कोई इल्म नहीं है। अगरचा मैं इन तमाम बातों से बच कर चलूँगा, मगर कुछ भी हो सकता है। ज़रा सी भूल मेरा भांडा फोड़ सकती है, इसलिए तुम मेरी फिक्र ना करना। अगर मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया और ज़िंदा रहा तो तुम्हें तुम्हारे हाइड आउट में आकर ही मिलूँगा, और अगर मर गया तो फिर अगले जहान खुदा के दरबार में मुलाकात होगी। मैं जानबूझकर जीप आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था ताकि दवार काकी के फौजी अड्डे पर उस वक्त पहुँचूँ जब रात का अंधेरा हो गया हो। मैं साथ साथ करीम भाई से बातें भी करता जा रहा था। मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि दवारका की फोर्ट में जो फौजी यूनिट है उसके किसी सिपाही अफसर ने असली कैप्टन हरिनाथ को देख रखा हो। ऐसी सूरत में बहुत मुमकिन है
कि मैं किले में दाखिल होने के थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया जाऊँ। मेरा जुर्म सिर्फ ये नहीं हो गया कि मैं वहाँ भारतीय फ़ौज की जासूसी करने आया था, बल्कि मुझ पर इंडियन फ़ौज के एक अफसर का कत्ल भी साबित हो जाएगा, खा उस अफसर की लाश मिले या ना मिले। मैं जानता हूँ मुझे शदीद टॉर्चर के अजियतनाक मरलों से गुजरना पड़ेगा। मैं उनके टॉर्चर से नहीं डरता। टॉर्चर तो मैं जब तक बर्दाश्त कर सका, तुम लोगों का नाम ज़बान पर लाए बगैर बर्दाश्त कर लूँगा। जब बर्दाश्त ना कर सका तो अपनी जान अपने मालिक के हवाले कर दूँगा, लेकिन इस बात का अफसोस अपने साथ लेकर जाऊँगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब ना हो सका। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, मुझे 1000 बार अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, मैं अपने टारगेट को मार कर ही जान दूंगा। हमारी फौजी जीप अब शहर में दाखिल हो गई थी। शहर में बत्तियां रोशन थीं। मैंने करीम भाई से कहा, तुम दवारका की किले तक मेरी रहनुमाई करोगे, इसके बाद तुम चले जाओगे। ओके। मुझे दिन के वक्त उसने दवारका की फोर्ट एक बार दिखाया था। उस अंदाजे से मैं फौजी जीप को शहर के सबसे बड़े बाजार से निकाल कर ले गया। तालाब वाले मंदिर के पास पहुंचकर मैंने उसे पूछा कि अब किधर जाना है। करीम भाई ने मुझे बाएं तरफ मुड़ने को कहा। मैंने उस तरफ जीप को मोड़ लिया। यहाँ समंदर की तरफ से हवा आ रही थी। शहर की रोशनियाँ पीछे रह गई थीं और दूर दवारका की के किले की रोशनियाँ नजर आने लगी थीं। उन रोशनियों की तरफ इशारा करके करीम भाई ने कहा, यह सड़क सीधी दवारका की फोर्ट को जाती है। मैंने वहीं एक जनब जीप रोक लिया। करीम भाई जीप से उतर पड़ा। मैं भी जीप से उतर आया। यहाँ रोशनी नहीं थी, सिर्फ फौजी जीप की हेडलाइट से रोशनी थी। करीम भाई ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और बोला, तुम्हें अल्लाह ताला के सपुर्द किया। मैंने मुस्कुराते हुए गर्म जोशी से उससे हाथ मिलाया। करीम भाई एक कदम पीछे हट गया। उसने एड़ियाँ जोड़कर मुझे सैल्यूट किया। मैंने भी उसी तरह उसके फौजी सैल्यूट का जवाब दिया। जीप में बैठा और उसे तेजी से निकाल कर आगे ले गया। दवारका की किले की रोशनियां करीब आ रही थीं। मेरे लिए एक नए ड्रामे की स्टेज पर पर्दा उठने वाला था। मुझे उस ड्रामे में अपने नए किरदार को इस तरह निभाना था कि मेरा किरदार असली मालूम हो। ड्रामा देखने वालों को एक लम्हे के लिए भी शक न पड़े कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। ड्रामा नकली था, मेरा किरदार नकली था, मगर स्टेज असली था। ड्रामा देखने वाले असली थे। अगर ज़रा सी भी भूल चूक हो गई तो देखने वाले मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मेरी मौत मेरे मिशन की मौत यकीनी थी। जीप दवारका की किले के और करीब हो गई थी। किले की पुरानी दीवार और बड़े गेट पर लगी हुई रोशनी अब साफ नजर आने लगी थी। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारी और जीप की रफ्तार तेज कर दिया। चंद लम्हों के बाद मेरी फौजी जीप किले के दरवाजे पर थी। किले का पुराना दरवाज़ा था, सिर्फ बैरियर लगा हुआ था। दोनों जानब मिलिट्री पुलिस के चाको चौबंद फौजी जवान खड़े थे। ऊपर वाली फ्लड लाइट की तेज रोशनी में उन्होंने फौजी जीप को देखा तो उनमें से एक जवान मार्च करता मेरी जीप के पास आया। उसने मेरी वर्दी और कांधे पर लगे हुए कप्तानी के निशान को देखकर सैल्यूट मारा। मैंने बटुए में से अपना आईडी कार्ड निकालकर तेज फौजी लहजे में कहा, कैप्टन हरिनाथ शर्मा, मिलिट्री इंटेलिजेंस। फौजी जवान ने मेरे कार्ड को बिल्कुल चेक न किया, दौड़कर बैरियर उठा दिया। मेरी जीप उनके करीब से गुजरकर किले में दाखिल हुई तो दोनों ने सिर्फ एड़ियाँ बजाकर मेरी ताज़ीम किया। मिलिट्री गार्ड ने अंदर क्वार्टर गार्ड वालों को फ़ोन पर मेरी आमद की इतला कर दी थी। जब मेरी जीप क्वार्टर गार्ड के करीब आई, जहां रेजिमेंट के फ्लैग के साथ ही भारत का कौमी परचम लहरा रहा था और तेज रोशनियां हो रही थीं, तो जो फौजी तेज तेज कदम उठाते क्वार्टर गार्ड से निकलकर मेरी तरफ बढ़े। मैंने जीप रोक लिया। उनमें से एक मेजर रैंक का और दूसरा कैप्टन रैंक का अफसर था। मैं बड़े इत्मीनान के साथ जीप में से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा। मेरे ड्रामे का पहला सीन शुरू हो गया था। सिर्फ एक इंतहाई नाजुक और इंतहाई खतरनाक पर्दा हैल था कि इनमें से किसी ने असली कैप्टन हरिनाथ को देखा हुआ न हुआ, मगर ऐसी बात नहीं थी। हम तीनों ने एक दूसरे को सैल्यूट किया। मैंने अपना तारुफ कराते हुए मेजर से अंग्रेजी में कहा, मैं कैप्टन हरिनाथ हूँ। मेजर और दूसरे कैप्टन ने बारी बारी मुझसे फौजी अंदाज में ज़ोरदार मुसाफा किया। मैं मेजर डेविड पटेल हूँ और ये कैप्टन शो प्रसाद है। हम अंग्रेजी में ही बातें करते क्वार्टर गार्ड के कमरे की तरफ बढ़े। मेजर पटेल कह रहा था, हमें जामनगर से जो इतला मिली थी उसके मुताबिक हमें से पैर तुम्हारा इंतज़ार था। क्या रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम था कैप्टन?
मैंने बेनियाजी से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं थी, मैं जामनगर ही से लेट चला था। मेजर पटेल और कैप्टन प्रसाद का रवैया मेरे साथ इंतहाई नर्म और बड़े गर्म जोश में जबान वाला था। इसकी वजह यह थी कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन था और उनके सेंटर की चेकिंग के लिए आया था। फौजी इम्यूनेशन डिपो में किसी किस्म की हेरा फेरी नहीं हुआ करती है। सिक्योरिटी के मामले में या कहीं फौजी डिसिप्लिन के मामले में कोई खामी पकड़ी जा सकती है और फौजी एतबार से यह नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता है और अफसरों और फौजी अहदेदारों की तरक्कियाँ रुक जाती हैं। क्वार्टर गार्ड में मेरे लिए ठंडे मशरूब का खातिर का इंतज़ाम किया गया था। 2 फौजी जवान खिदमत पर मामूर थे। हम क्वार्टर गार्ड के अगबी लान में बैठ गया। मेज़ पर चैंपियन विस्की और बियर की बोतलें रखी थीं। मेजर पटेल ने अंग्रेजी में कहा, सर उर्दली तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मैंने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो आने को तैयार था, मगर मैंने खुद ही उसे रोक दिया। कहा कि इतना लंबा सफ़र नहीं है, जामनगर से द्वारका की तक ही जाना है। मेजर पटेल ने शराब की बोतलों वाली ट्राली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझसे पूछा, कैप्टन बेयर शो करोगे या विस्की चलेगी? मैंने माजरत पेश करते हुए कहा, सॉरी मेजर, मैं ड्रिंक नहीं करता। वो हंसने लगा और अंग्रेजी में बोला, मुझे हैरत हुई है। मैंने भी अंग्रेजी में ही मगर ज़रा सख्त लहजे में कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमारे महान नेता महात्मा गांधी जी भी ड्रिंक नहीं करते थे। मेजर पटेल शर्मिंदा सा होकर सर खुजाने लगा। फिर उसने अपने लिए और कैप्टन प्रसाद के लिए गिलास में बर्फ और विस्की डालकर सोडा डाला और बोला, आई एम सॉरी कैप्टन, हम सिर्फ रात को थोड़ा सा शो कर लेते हैं। मैंने उन्हें सख्त लहजे में याद दिलाया था कि मैं यहाँ उनके जूनियर अहदेदार की हंसी से नहीं आया, बल्कि उनकी कारकर्दगी, उनके डिसिप्लिन और वहाँ की सिक्योरिटी का जायजा लेने आया हूँ और मेरी रिपोर्ट पर उनकी तरक्कियाँ रुक सकती हैं। वैसे भी मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों से दूसरी रेजिमेंटों के अफसर लोग ज़रा घबराते हैं और उनके सामने मोहतात हो जाते हैं। मेरे लहजे की सख्ती को उन दोनों ने भी महसूस किया था और अब उनका रवैया खुशामदाना हो गया था। कैप्टन प्रसाद ने मेरे लिए लेमन जूस का गिलास बनाकर मुझे पेश किया और कहा, सर आप इम्यूनेशन वगैरह की चेकिंग अभी करना पसंद करेंगे? मैंने कहा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ये काम सुबह भी हो सकता है। मेजर पटेल ने खिसियानी हंसी के साथ कहा, सर आप रात को खाने पर क्या पसंद करेंगे? डिनर पर आपको दूसरे अफसरों से भी मिलाना है, हम सब आपका बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। मालूम हुआ कि मेजर डेविड पटेल इस फौजी सेंटर का कमांडिंग ऑफिसर है और वहाँ भारी तादाद में फ़ौज की नफरी मौजूद है। डिनर पर मेरा दूसरे फौजी अफसरों से तारुफ कराया गया। उनमें 2-3 मेजर थे, बाकी कैप्टन और लेफ्टिनेंट थे। किसी फौजी अफसर की फैमिली उनके साथ नहीं थी। डिनर पर मैं बड़ा संजीदा बना रहा और किसी से ज़्यादा बात न की। इस बात को देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हो गई थी कि यहाँ असली कैप्टन हरिनाथ को पहले किसी ने कभी नहीं देखा हुआ था। इसके बावजूद खतरे की तलवार, जबकि तलवारें मेरे सर पर लटक रही थीं, सबसे बड़ी तलवार असली कैप्टन हरिनाथ के घर वालों की थी। अगर जामनगर में उसकी बीवी मौजूद थी तो खतरा था कि वो अपने खामद के खरिया से द्वारका की पहुंच जाने की बाबत मालूम करने जामनगर से टेलीफोन कर दे या उसके घर में से कोई उसकी खरियत मालूम करने के लिए फ़ोन न कर दे। बहरहाल मैंने इस बारे में पहले से जहन में सोच लिया हुआ था कि ऐसी सूरत में मुझे क्या करना होगा, लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि मुझे वहाँ जो कुछ भी करना था जल्दी करना चाहिए था। मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुके रहने और ड्रामा करते रहने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा भांडा किसी वक्त भी किसी भी बात पर फूट सकता था। ऑफिसर कमांडिंग मेजर पटेल ने मेरे लिए रिहाइश का भी बड़ा आला बंदोबस्त कर रखा था। ऑफिसर्स मेस के रिहायशी क्वार्टर का सबसे खूबसूरत क्वार्टर मेरे लिए पहले से तैयार कर रखा था। 2 कमरे थे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम साथ था। सफ़ेद चादरें बेड पर बिछी थीं और दिली मेरी खिदमत को मौजूद था। मेजर पटेल मुझे साथ लेकर बेडरूम दिखाने आया तो कहने लगा, कैप्टन तुम अपना सामान भी साथ नहीं ले, मेरा ख्याल है जल्दी से घर पर ही भूल कर आ गए हो। और वो हंसने लगा। मैं उसी तरह संजीदा बना रहा। ये बात उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। मेरे साथ कम अज़ कम एक छोटा सा ब्रीफ कैसी होता, ये खामी मुझसे और करीम भाई से रह गई थी। तब मुझे याद आया कि जिस वक्त हमने कैप्टन हरिनाथ और उसके उर्दली की लाशों को दलदली तालाब में फेंका था तो एक छोटा अटैची केस भी उनके साथ ही फेंक दिया था
उस वक्त ये ख्याल ही ना आया कि ये अटैची केस मुझे अपने पास रख लेना चाहिए था। हो सकता था उसमें कैप्टन का स्लीपिंग सूट और कुछ दफ्तरी फाइलें ही होती हैं। हकीकत यह है कि मेरे पास कोई एक फाइल भी नहीं थी जो कि असूली तौर पर होनी चाहिए थी। मैंने मुस्कुराते हुए थोड़ी बेतकल्फ़ी का इजहार करते हुए मेजर पटेल से कहा, मुझे 2-1 दिन से यहाँ ज़्यादा नहीं रहना, और फिर मुझे मालूम था कि तुम लोग रात को कम अज़ कम मुझे एक स्लीपिंग सूट ज़रूर दे दोगे। मेरे बेतकल्फ़ाना रवैये पर मेजर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, हम तो आपकी खिदमत करने को तैयार हैं, नो प्रॉब्लम सर। मैंने उसे कहा कि मैं सुबह 8 बजे उस गोडाउन के आर्सेनल की चेकिंग करना चाहूँगा जहां ट्रांसपोर्ट शिप से पिछले दिनों दूसरे असला के साथ मीडियम फील्ड गन्ने और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर लाकर सटा किए गए हैं, क्योंकि यह असला 2-1 रोज़ में हमें कश्मीर के महाज पर सप्लाई करना है। मेजर पटेल ने अपना हाथ सैल्यूट के अंदाज में माथे पर ले जाते हुए कहा, यस सर। मैं और कैप्टन प्रशांत सुबह 8 बजे गोडाउन नंबर 1 के गेट पर मौजूद होंगे। इसके बाद मैंने ये कहकर उसे भेज दिया कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ। नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटा पहलू बदलता रहा। मैं सोच रहा था कि किसी तरह रात गुजर जाए और सुबह गोडाउन में जाकर आसना की पोजीशन का जायजा लूँ और 15 के 15 चिंगम वाले बम वहाँ अहम जगहों पर लगा दूँ। च्युइंगम की उन चकोर गोलियों के अंदर धमाका खेज आतिशगीर मादे को फाड़ने के लिए एक बारीक सी नलकी लगाई गई थी। टेबलेट को एक तरफ से दिहाने पर यह नलकी टूट जाती थी और उसके अंदर भरा हुआ तेजाब आहिस्ता आहिस्ता नलकी के 2 चक्रों में से होता हुआ कोई 1 घंटे में बारूद तक पहुंचता था। इसके बाद आतिशगीर धमाका होता था और इर्द गिर्द की हर शय के परखच्चे उड़ जाते थे। इन टेबलेट बमों का दौरानिया 1 घंटा था, जिसका मतलब यह था कि ये बम लगाने के 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे वहां से निकल जाना था। कभी सोते कभी जागते रात किसी न किसी तरह गुजर गया। सुबह उठकर मैंने गुस्ल किया, वर्दी पहनी और तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठ गया और दिली नाश्ता लेकर आ गया। मैंने उसे रात ही को हिदायत कर दी थी कि मैं नाश्ता ड्राइंग रूम में ही करूँगा, मैं मेस में नहीं करूँगा। नाश्ता करते करते 8 बज गया। मैं सीधा गोडाउन नंबर 1 के गेट पर पहुंच गया। वहां मेजर पटेल और कैप्टन प्रसाद मेरे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद थे। गोडाउन का छोटा सा दरवाज़ा खुला था जहाँ एक असला बरदार संतरी गार्ड ड्यूटी पर चाको चौबंद खड़ा था। मेजर और कैप्टन ने आगे बढ़कर मेरा खैर मकदम किया। उनके हाथों में एक एक फाइल थी। मेजर ने मुझे अपनी फाइल देते हुए कहा, इसमें आर्सेनल की पूरी डिटेल दर्ज है। हम गोडाउन में दाखिल हो गया। गोदाम के अंदर असला का अंबार लगा था। ऊंची छत वाले उस हाल कमरे में दीवार के साथ असला के करेट लगे थे। दरमियान में कतारों की सूरत में हर किस्म के असला के ढेर बड़ी तरतीब से मेज़ों पर सजे हुए थे। मैंने यूं ही फाइल को देख देख कर चेकिंग शुरू कर दिया। मैंने मेजर पटेल से गनशिप कोबरा हेलीकॉप्टरों और मीडियम फील्ड गनों के बारे में पूछा कि उन्हें कहाँ रखा गया है। मेजर पटेल मुझे दूसरी तरफ ले गया जहाँ बहुत बड़े बड़े करेट एक दूसरे के साथ लगे दूसरी दीवार तक चले गए थे। उसने कहा, हेलीकॉप्टरों और फील्ड गनों का मर्चेंडाइज है सर। मैं बड़े गौर से करेटों को ठोंक बजाकर देखने लगा। कैप्टन प्रसाद ने पूछा, सर इस दफ़ा हम ये असला और दूसरा सामान ट्रेन के जरिए नहीं बल्कि अलग अलग सिविलियन ट्रकों में एक एक दिन का वक्फा डालकर जम्मू भेज रहे हैं। मैंने ऐसा से सर हिलाकर कहा, मैं जानता हूँ, ये मशवरा हमारी इंटेलिजेंस कोर ने ही हाई कमांड को दिया था। कश्मीरी कमांडोज देवलाली से जम्मू तक फैले हुए हैं। मडघाट के वाक़े से हमने काफ़ी सबक हासिल किया है। हम एक मेज़ के करीब है तो यहाँ डायनामाइट की सिक्कों वाले मीडियम साइज के जदीद तरीन टैंक बम बड़े करीने से 4 कतारों में रखे हुए थे। मैं वहाँ रुक गया। ये चीज़ मेरे काम की थी और मेरे काम आ सकती थी। ये मैग्नेट बम थे। मैंने एक टैंक बम को उठाकर उलट पुलट कर देखा। मुझे इस नतीजे पर पहुँचने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि इन टैंक बमों का दुरानिया भी 2 घंटे ही था। उनके फ्यूज़ अलग किए हुए थे। मैंने टैंक बम मेज़ पर रख दिया और वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में मेजर पटेल को ज़रूरी हिदायत देता उस दीवार की जानिब आ गया जहाँ मीडियम के अलावा हेवी फील्ड गनों के गोलों के लातादाद करेट साथ साथ रखे हुए थे। मेरी चेकिंग के वास्ते करेटों के ऊपर के हिस्से खोल दिए गए थे। ये गोले कश्मीर के महाज पर फायर करने के लिए बाहर से मंगवाए गए थे। मैं आधा घंटा गोडाउन में रहा
और मैंने चेकिंग और सिक्योरिटी के बारे में इंतहाई यकसुई ज़ाहिर किया, जैसे मुझे इस सिलसिला की सिक्योरिटी का बेहद ख्याल लगा हुआ है। इसके बाद मैं फ़ाइल हाथ में लिया उस छोटे से कमरे में आ गया जो मुझे दे दिया गया था। यहाँ फ़ोन भी लगा था। मैंने मेजर पटेल से कहा कि मैं अकेला बैठकर रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। मेजर और कैप्टन अपने अपने ऑफिस रूम की तरफ चले गए जो क्वार्टर गार्ड के सामने ही थे। उस दिन सुबह ही से दवारकागी के आसमान पर काले काले बादल जमा होने शुरू हो गए थे। जिस छोटे से कमरे में मेरे लिए मेज कुर्सी लगा दी गई थी उसकी खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी। मैं फाइल सामने खोले बैठा था। मुझे अब सिर्फ एक काम करना था कि गोडाउन नंबर 1 में जाकर मौजूद जगह पर अपने टैबलेट बमों के अलावा वहाँ जो मैग्नेट टाइम बम पड़े थे उनको भी लगाकर उनके फ्यूज ऑन करके बटन दबाकर कलाक की डिजिटल उल्टी गिनती को शुरू कर देना था। ये काम कोई इतना दिक्कत तलब या दुश्वार नहीं रहा था। मैं बिना रोक टोक गोडाउन में दाखिल होकर ये काम सर अंजाम दे सकता था। मैं सिर्फ एक बात का इंतज़ार कर रहा था। मेजर पटेल ने मुझे बताया था कि इसराइल की किसी बंदरगाह से असले की एक और खेप लेकर मर्चेंट नेवी का बहरी जहाज़ रवाना होने वाला है। मुझे उस जहाज़ की रवानगी की तारीख और वक्त मालूम करना था, जिसके बारे में मेजर पटेल ने बताया था कि दोपहर के बाद हमें हिफा की बंदरगाह से जहाज़ की रवानगी का सिग्नल मिल जाएगा। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से मेजर पटेल की आवाज़ आई, सारे जामनगर से आपकी कॉल है। और इसके साथ ही एक औरत की आवाज़ आई, हेलो नाथ जी, मैं परिमा बोल रही हूँ। आपने तो कहा था कि मैं दवारका की पहुँचते ही फ़ोन करूँगा। आपने कोई फ़ोन नहीं किया। आपको इतना भी ख्याल नहीं आया कि आपकी पत्नी पीछे परेशान होगी। ये असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी बोल रही थी, जिसका नाम परिमा था। एक बार तो मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मकाम था। यहाँ मेरी ज़रा सी बेहतियाती सारे किए किराए पर पानी फेर सकती थी और मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर सकती थी। मैंने यह ज़ाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा कि मेरा गला खराब हो गया है। खांस कर कहा, आई एम सॉरी परिमा, आई एम सॉरी, और आहिस्ता आहिस्ता खांसने लगा। दूसरी तरफ से परिमा ने तशवीश के साथ पूछा, नाथ जी आपकी आवाज़ को क्या हो गया है, आप खांस क्यों रहे हैं? मैंने कहा, मेरा गला खराब हो गया है, रात को लेमन जूस को ज़्यादा पी लिया था। अच्छा अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद फ़ोन करता हूँ, ओके भैया। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई थी। कहीं असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी को शक तो नहीं पड़ गया कि उसके खामन की जगह कोई दूसरा आदमी बोल रहा था। बहरहाल खतरे की घंटी बज उठी थी। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए थी। खतरा करीब आ जा रहा था। अब कुछ भी हो सकता था।